नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप और आपके अपने अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे एक नए टॉपिक की तरफ। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपका। परीक्षाओं में जिसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है वाक्य। वाक्य बिल्कुल जाना पहचाना टॉपिक है आपका। पहली बार आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हमारा ये वाला टॉपिक। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो, जब भी हम किसी नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो वो हमारे सामने हमेशा जो हमारा प्रश्न आता है वो उस टॉपिक की परिभाषा ही होती है। मतलब कहने का मेरा क्या है कि आज हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि वाक्य होता क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा अगर बच्चों से हम अलग अलग पूछते हैं तो बच्चों के जवाब भी अलग अलग ही आते हैं। कोई आपको कहेगा दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। कोई आपको कहेगा दो या दो से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। कोई आपको कहेगा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। तो मतलब कहने का क्या है कि परिभाषाएं अलग अलग बताते हैं सभी बच्चे। बात तो सबकी कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं उनका मैं जिक्र कर रही हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन इससे मिलती जुलती परिभाषाएं हमारे किसकी होती है, समास की होती है। लेकिन समास हमेशा क्या करता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाओगे और क्या करेगा, वो परिवर्तन करके एक नया शब्द बनाता है। अगर आप बोल रहे हो ना सिर्फ दो या दो से अधिक शब्दों का समूह वाक्य है, तो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह एक तरह से कहीं ना कहीं आप समास की परिभाषा में भी ऐसा ही बोलते हो। हालांकि वो अलग रहेगी आपकी। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है या परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। दूसरा आपने कहा दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक समूह का क्या अर्थ हुआ भाई? सार्थक समूह मुझे तो समझ में नहीं आता, सच में बताऊं तो, कि सार्थक समूह का क्या अर्थ होता है। एक बात याद रखो, पता नहीं क्यों हम हमेशा किताबी परिभाषा के पीछे पड़े रहते हैं, जो एक रटी रटाई परिभाषा है। जब तक आप शब्दों में परिवर्तन करना नहीं सीखोगे, चीजों को अच्छे तरीके से कैसे सीखोगे, तो वही रट्टा प्रवृत्ति होगी ना। जैसी परिभाषा आपने पढ़ ली बिल्कुल उसको वैसे ही लिख रहे हो आप। दो या दो, जब आप भाषा की हम बात कर रहे हैं, मैं वाक्य की बात करूं तो ऑटोमेटिक मान के चलो वहां पे शब्द तो कैसे रहेंगे, सार्थक ही रहेंगे भी। जब हम भाषा की बात करें, मैंने आपको शब्द के टॉपिक में पढ़ाया था, निरर्थक शब्द कहाँ आते हैं, व्यवहारिक रूप में आते हैं, हमारी बोलचाल में आते हैं निरर्थक शब्द। अगर हम भाषा की बात करें, आप व्याकरणिक रूप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो सार्थक होंगे ही होंगे। समूह का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया, अब ये क्या है, ये भी देखो सारे सार्थक है, समूह भी है। तो मेरे ख्याल से हम इसको कभी भी वाक्य तो नहीं बोलते भी, कभी भी वाक्य तो हम इसको नहीं बोलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने जो परिभाषा बोली, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह, वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये तो आपकी परिभाषा कहीं ना कहीं फिर से गलत हो गई। अब आप कहोगे जी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित को बिल्कुल अपने सीक्वेंस की बात के देखो, आप जब भी हिंदी हम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा हिंदी में हमेशा क्या लिखते हैं हम, देखो उसके बाद में एक बार परिभाषा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। व्यवस्थित का मतलब होता है एक सीक्वेंस के साथ, जैसे कर्ता लिख दिया, उसके बाद कर्म और क्रिया। अगर वाक्य में तीन ही चीज हैं, अगर वाक्य में अलग अलग चीजें दे रखी हैं, ज्यादा चीजें दे रखी हैं, तो अलग अलग रूप से हम लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कर्ता, हमने लिख दिया कर्म, हमने लिख दी क्रिया। कब? जब सिर्फ कर्ता कर्म और क्रिया दे रखी है वाक्य में, तो आपका वाक्य इस सीक्वेंस में चलता है। हिंदी में कर्ता कर्म और लास्ट में क्या आएगी, क्रिया। शुरू में क्या आएगा, आपका कर्ता आएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कर्ता, करण, कर्म और क्रिया, और क्या लिखोगे आप, क्रिया लिखोगे। हमेशा जो आपके कारक आते हैं ना, कर्म हमेशा किसके साथ आएगा, क्रिया के साथ आएगा। सबको पता है कर्ता आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, पहली होती है प्रथमा। मैंने कारक का टॉपिक आपको करवा रखा है, वहां भी देख सकते हो। और कर्म जो आपकी होती है वो कौन सी होती है बच्चों, द्वितीय होती है।
द्वितीया। ठीक है, तो बस इन दो को याद रख लो एक बार। कर्म हमेशा, मैंने उस टॉपिक में आपको बताया है, एक बार आप उस टॉपिक, जो बच्चा पहली बार देख रहा है, एक बार आपका जो क्रिया का टॉपिक मैंने करवा रखा है, सॉरी कारक का टॉपिक मैंने करवा रखा है, एक बार उसको आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और क्रिया में भी मैंने आपको बता रखा, कर्म हमेशा कहाँ मिलता है, क्रिया के समीप मिलता है। अगर किसी वाक्य में कर्म दे रखा है तो कहाँ मिलेगा, हमेशा क्रिया के समीप मिलेगा। और कर्ता कहाँ मिलेगा, सबसे पहले ही मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा। उसके अतिरिक्त बाकी कितने भी कारक आ जाए, इधर से लास्ट से शुरू करेंगे आप। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर आपका संबोधन तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। अगर संबोधन आता है, अरे बालक, तो कहीं ना कहीं वो किसके रूप में बन जाता है, कर्ता के रूप में ही बन जाता है। आप लिखोगे अधिकरण, संबंध, अपादान, फिर आपका बन जाएगा संप्रदान, फिर आपका बन जाएगा जी करण, फिर आपका बन जाएगा कर्म, और फिर आपकी बन जाएगी क्रिया। अगर ये सारी चीजें दे रखी हैं किसी भी वाक्य में, आप सोच रहे हो मैम क्या बोल रहा है, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने लिख दिया, राम पाठ पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है। अब यहाँ मैं फिर से वही बात बोलूंगी, देखो भाई यहाँ आपको अगर कर्म ढूंढना है या कुछ भी ढूंढना है तो आप कारक और क्रिया दो टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, वहां आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपको पता चला क्या पढ़ता है, पाठ, तो क्या का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कर्म। कर कौन रहा है ये काम, राम, तो राम क्या बन जाएगा आपका, कर्ता। और क्रिया क्या है यहाँ पे, पढ़ना, कर्ता, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, तीन चीज दे रखी है। अगर साथ में ये भी दे दिया तो मैंने लिख दिया, राम पुस्तक से पाठ पढ़ता है, पढ़ता है, राम पुस्तक से पाठ पढ़ता है। क्रिया कर्म करण कर्ता, कर्ता। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, ये सारी की सारी चीजें हमारी मतलब हमेशा कैसे आएंगी, इस सीक्वेंस में आएंगी। तो ये तो हमारा टॉपिक है ही नहीं, देखो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वाक्य में ऐसे ऐसी चीजें दे रखी है तो कर्ता हमेशा सबसे पहले आएगा, क्रिया सबसे अंत में आएगी, और क्रिया से बिल्कुल पहले क्या मिलेगा आपको, कर्म। बाकी सारे के सारे आपको इस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, वाक्य का चल रहा है। तो चलो एक बार मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा जो आपकी है, दो या दो से अधिक शब्दों का व्यवस्थित समूह, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को बात कुछ और समझाना चाह रहे हैं, आपने सारे शब्द सार्थक भी बोले और व्यवस्थित भी बोले, आप सामने वाले को समझाना कुछ और चाह रहे हो और वो हमारी बात का मतलब कुछ और ही समझ लेता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी व्यक्ति से कोई बात करते हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, तो हमें शायद कई बार कहना पड़ता है, सॉरी मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तूने कुछ और ही अर्थ निकाल लिया इसका। तो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, जो बात आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, अगर आपको उसको आपकी बात उसी रूप में समझ में आ रही है, अगर उसी रूप में उसको आपकी बात समझ में आ रही है, तो ही आपका वाक्य है। आपके शब्द सार्थक भी हैं, व्यवस्थित भी हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात का अर्थ कुछ और समझ रहा है, तो इसका मतलब भी वो क्या है, वाक्य नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, वाक्य की परिभाषा एक बार यहाँ पे समझेंगे। वही बात मैं बोल रही हूँ, बार बार आप किताब पढ़ोगे आपको कुछ और परिभाषा मिल जाती है, तो रटी रटाई नहीं बल्कि उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वाक्य क्या होता है, हमारा वाक्य होता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप जो हमें अपेक्षित अर्थ दे, जो हमें अपेक्षित अर्थ दे, वाक्य कहलाता है।
दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप जो हमें अपेक्षित अर्थ दे, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब देखो इसमें वो सारी चीजें आगे जो मैंने अभी आपको बताई है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं वाक्य में, कम से कम दो, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। व्यवस्थित का मतलब आगे पीछे नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिया शुरू में लिख रखी और कर्ता बाद में लिख रखा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? व्यवस्थित होने चाहिए। अपेक्षित का मतलब क्या होता है? अपेक्षित, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, अपेक्षित का अर्थ होता है इच्छित। इच्छित का मतलब क्या है? फिर से वही बात आ गई जी, इच्छित। फिर जैसी इच्छा हम कर रहे हैं, मतलब जैसी बात हम सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, अगर वो वैसा ही अर्थ दे रहा है तो आपका क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप जो हमें अपेक्षित अर्थ दे, अर्थात जो वैसा ही अर्थ दे जैसा कर्ता बोल रहा है या जैसा कर्ता सामने वाले को बताना चाह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वाक्य कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वाक्य की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा भी, वो रहेगा वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के अंग या भाग। तो बच्चों वाक्य के दो अंग होते हैं। अगर कोई आपसे अंग पूछ रहा है तब भी आपको कितने बताने हैं? दो। अगर कोई आपसे वाक्य के भाग पूछ रहा है तब भी आपको कितने बताने हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? तो एक बार हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं वाक्य के दो अंग हैं, जो दो भाग है वो। एक होता है बच्चों आपका उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरा आपका होता है विधेय, विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है जी, पता चल गया। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। पर ये उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, एक बार ये भी बता दीजिए। तो चलिए जी, हम एक बार ये भी जानते हैं उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अगर मैं साधारण से शब्दों में आपको बता दूं ना, तो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ, किताब की परिभाषा देख के ये ना बोलना कि मैडम आप तो कुछ और ही बता रहे हो, किताब कुछ और ही बता रही है। आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आए, वो किसी भी तरीके से समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि वही रटी रटाई लाइन याद करो। एक तरह से जो हमारा कर्ता होता है वही क्या होता है? उद्देश्य है। और जो हमारी क्रिया होती है वो क्या होती है भाई? विधेय। समझने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है, जो करता है वो क्या है? उद्देश्य, और जो क्रिया होती है वो विधेय। ठीक है जी। अब देखो एक बार फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे ना, उद्देश्य कहते किसे हैं। तो वाक्य में, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है या कहा जाता है, वाक्य में जिसकी बात की जाती है या जिसके बारे में हम कहते हैं वाक्य में, वो आपका क्या कहलाता है? उद्देश्य। जिसके बारे में बात हो रही है ना वाक्य में, वो क्या है? उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? देखो भी, उद्देश्य के विषय में जो बात होती है, उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है, उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधेय। वाक्य में जिसकी बात करेंगे वो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के बारे में जो बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा? विधेय। कैसे? वो देखो, मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। मैंने कहा सीता गाती है। मैंने कहा बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। पक्षी उड़ते हैं, सीता गाती है, बच्चे खेलते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ध्यान रहे भाई, ये सारे के सारे उद्देश्य नहीं है। बच्चों की आदत होती है, जैसे टीचर बोलेगा अच्छा उद्देश्य है, देखो ये सारे क्या हैं, तो बच्चे तुरंत बोलेंगे उद्देश्य। ये उद्देश्य नहीं है, सारे के सारे क्या आपके वाक्य हैं। अब इस वाक्य की अगर मैं बात करूं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, कर पक्षी के बारे में बात करें।
इसमें हम किसके बारे में बात करें? सीता के बारे में बात करें। इसमें हम किसके बारे में बात करें? बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये वाले हैं हमारे, ये सारे के सारे बच्चों क्या कहलाएंगे? आपके उद्देश्य कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उद्देश्य कहलाएंगे। अगर आप देखो तो पक्षी भी करता है, सीता भी करता है, बच्चे भी क्या है करता, आप किसी भी रूप में याद कर लो, करता। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? उद्देश्य। ठीक है, आ गया जी उद्देश्य तो हमारी समझ में। यहाँ मैंने क्या बोला था? उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, वो क्या होता है? आपका विधेय होता है। देखो कैसे। उद्देश्य कौन है? पक्षी। पक्षी के बारे में क्या बताया गया है? उड़ते हैं। उद्देश्य कौन है? सीता। सीता के बारे में क्या बताया गया है? गाती है। उद्देश्य कौन है? बच्चे। बच्चों के बारे में क्या बताया गया है? खेलते हैं। तो जो ये हैं, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके विधेय कहलाएंगे। तो यही मैंने आपको बताया है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है, और वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसकी बात हम करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका उद्देश्य कहलाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, इसी में हम कुछ एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। टॉपिक तो अभी हमारा बहुत बड़ा है भाई, कई पार्ट में पूरा होगा हमारा ये वाला टॉपिक भी। कम से कम 4 से 5 पार्ट जरूर होंगे, वाक्य के भी हमारे 4 से 5 भाग जरूर बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको उद्देश्य और विधेय समझा दिया। अब देखो, मैंने कहा निस्वार्थ भाव से मिलने वाले लोग, निस्वार्थ भाव से मिलने वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? या बहुत कम मिलते हैं। मैंने लिख दिया बहुत कम मिलते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं। निस्वार्थ भाव से मिलने वाले लोग, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लोगों की बात कर रहे हैं। आप ये मत बताओ निस्वार्थ भाव से मिलने वाले लोगों की बात किसकी कर रहे हैं? हम लोगों की ही कर रहे हैं। और लोगों के बारे में क्या बता रहे हैं? वो मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये नहीं, वो क्या करते हैं? मिलते हैं। तो जो ये लोग है, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? उद्देश्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और ये आपका क्या बन गया? विधेय बन गया। उद्देश्य के बारे में क्या बताया है? ये बताया गया है। ये आपका क्या बन गया? विधेय। तो ये क्या हो गए भाई? ये भी कुछ ना कुछ तो होंगे ना वाक्य में। एक तरह से आप ये देखो, ये सारे के सारे शब्द इसका कहीं ना कहीं विशेषण के रूप में काम कर रहे हैं। सारे के सारे किसके बारे में बता रहे हैं? आपको उद्देश्य के ही बारे में बता रहे हैं। तो मतलब मेरा क्या है? एक तरह से उद्देश्य की को ही कंप्लीट कर रहे हैं सारे के सारे शब्द मिलकर। आपने ये सारे लगा दिए तब भी इसी का जिक्र है, अगर ये हटा दोगे तब भी इन्हीं का जिक्र हो रहा है। तो उद्देश्य से पहले वाले जितने भी शब्द होंगे ना, वो सारे के सारे आपके क्या बनेंगे? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। और विधेय से पहले जितने शब्द होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपका उद्देश्य है, जिसके बारे में बात की गई है, उस उद्देश्य से पहले वाले शब्द क्या है? उद्देश्य का विस्तार। और जो विधेय से पहले वाले शब्द है वो किसका है? विधेय का विस्तार। एक उदाहरण और लिख रही हूं मैं, जैसे देखेंगे इधर। जैसे मैंने लिख दिया, मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का, या मेरे साथ पढ़ने वाला मोहन बहुत ही ईमानदार व बहुत ही ईमानदार व मेहनत से
ईमानदारी लिखेंगे, सॉरी, बहुत ईमानदारी व मेहनत से काम करता है, काम करता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, हम बात किसकी कर रहे हैं, मोहन की कर रहे हैं। क्या मोहन की क्रिया क्या है, करना, काम क्या करना। अब यहाँ पे आपको लगेगा करता कैसे क्रिया होगी जी, करता है, करना ही क्रिया है बच्चों। आप एक बार क्रिया का टॉपिक जाए पढ़े, कम से कम अकर्मक और सकर्मक को एक बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्रिया क्या है, यहाँ पे करना है। ये वाले तो मोहन क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, मोहन क्या हो गया, उद्देश्य। और ये आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। ये क्या हो गया, विधेय हो गया। और इस उद्देश्य से पहले वाले जो शब्द बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। और इस विधेय से पहले वाले जो शब्द है वो आपके क्या बन जाएंगे, विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। ठीक है, तो ये था हमारा वाक्य के अंग। 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात करेंगे वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। उद्देश्य के लिए जो विशेषण का काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उद्देश्य का विस्तार, और विधेय के लिए जो विशेषण का काम कर रहे हैं एक तरह से वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे आपका विधेय का विस्तार। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, मैं किसी को भी नहीं बोल रही कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दो जो कहीं ना कहीं बैठ के घर पे या कहीं तैयारी कर रहे हैं और जिनको सच में इसकी जरूरत है, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, अगर आपको अच्छी ना लगे तो कहीं भी इसको शेयर मत करना, अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर देना। धन्यवाद।